फादर जॉर्ज डॉनरे से लड़ने के लिए काली हवेली में दाखिल जरूर हुए थे, मगर उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये लड़ाई डॉनरे से जीतना आसान नहीं होने वाला है। और इस बात का सबूत उन्हें तब मिला जब उन्होंने दिन के वक्त डॉनरे पर हमला किया। मगर डॉनरे की दिमागी ताकत शायद उनके सोच से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि डॉनरे को आग लगाने के लिए फादर जॉर्ज ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, ठीक उसी वक्त डॉनरे की नीली आंखें उन्हें घूरने लगीं। डॉनरे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फादर को इंजर्ड कर दिया था, मगर वो फादर को रात के वक्त खत्म करना चाहता था, जिस वक्त उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। जब मैंने माचिस जलाई थी तब उसने अपनी ताकत से उसे बुझा दिया। इस तरह से तो कोई उसे खत्म ही नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है इसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स भी है। इस तरह का आइस डीमन मैं पहली बार देख रहा हूं। हो सकता है कि सी टाइप आइस डीमंस में और भी कई सारी ऐसी पावर्स हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे उसकी हर चाल को समझना होगा। जहां एक तरफ फादर अपना दिमाग दौड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सूर्या पिछली रात डैनी के पैलेस में हुई घटना के बाद उसने डैनी के साथ रहना ही सही समझा। और इस वक्त पूरे राजसमंद की धरती धूप से तंप रही थी। पेड़ पौधों से टकरा कर आने वाली हवाएं बेहद गर्म मालूम पड़ रही थीं। वहीं इन सब के बीच सूर्या अपने कॉफिन बॉक्स में लेटा फादर के बारे में सोच रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब से डैनी ने उस डॉनरे के बारे में बताया है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कहीं वो फादर को कुछ कर ना दे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बार बार फादर की चिंता हो रही है। कहीं वो किसी खतरे में ना हो। यार, ये दिन कितना धीमा है। दोपहर हो गई है, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे ये सारा दिन पहाड़ बनकर खड़ा हो। पर अब मैं और कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैं दिन के वक्त जा सकता तो जरूर जाता, पर इस तरह से जिंदा लाश बनकर सोए रहने से अच्छा है कि मैं नहीं, इस तरह से गुस्सा करके काम नहीं चलेगा। मुझे रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। दिन के कड़कते धूप की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। सूरज की किरणें अब हल्की सुनहरी रंग के साथ क्षितिज में खोने लगी थीं। आसमान में बिखरे हुए बादल अब सुनहरे से नारंगी होते हुए गहरे लाल रंग में बदल रहे थे। पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटने लगा था और उनके पंखों की सरसराहट हवा में गूंज रही थी। लगता है शाम हो गई है। बस कुछ और देर इंतजार करना होगा। सूरज ने आखिरी बार क्षितिज को छुआ और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। उसके साथ ही हल्का अंधकार फैलने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसर गई, मानो दिन के अंत का स्वागत हो रहा हो। हवा में हल्की ठंडक आने लगी थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगीं। कुछ ही पलों में आसमान का नीला रंग गहरा होते होते कालेपन में बदल गया। तारों ने अपनी जगह ले ली और चांद ने धीरे धीरे अपनी सफेद रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी। रात ने अपनी चादर ओढ़ ली थी और दूर दूर तक वही भेड़ियों की चिल्लाने की आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती हुई डैनी डिकोस्टा के कदम सूर्या के कानों में पड़ी। डैनी, तुम? Yes, me. What happened? And where is father? डैनी अभी तक फादर नहीं आए हैं। What? डैनी, मुझे लगता है वो जरूर किसी खतरे में है। No, this is not good news. I am going to save father. I am going. डैनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। No, इसकी कोई जरूरत नहीं है। I will manage. डैनी, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम्हारी मदद ही करूंगा ना। I don't need your help. ठीक है डैनी, तुम जाओ। Good.
डैनी अकेले जा रहा है, मगर मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, पर किसी भी हाल में डैनी को ये पता ना चले कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, पैलेस में कुछ पुराने हैमर रखे हुए हैं, उन्हें साथ ले लेता हूँ। क्योंकि वहां मुझे भी डोनरे से मुकाबला करना पड़ सकता है, और अगर मैंने उसे छुआ तो मैं बर्फ में बन जाऊंगा। इसलिए मैं उस पर हैमर से हमला कर दूंगा। हाँ, अब चलता हूँ। सूर्या को लग ही रहा था कि फादर जरूर किसी खतरे में हैं, और जब फादर रात होने के बाद भी वापस नहीं आए तो सूर्या ने सारा मामला डैनी को बताया, जिसके बाद डैनी बिना देर के फादर के लिए काली हवेली की ओर निकल गया और सूर्या भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात होने के बाद हवेली का तापमान बहुत नीचे गिर गया था और वहां की ठंड फादर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं रात होने के बाद डॉनरे फादर को मारने के लिए पहुंच गया था और वो इस वक्त फादर से ये जान लेना चाहता था कि वो किसके कहने पर यहां आए हैं। तुम किसके कहने पर मुझे मारने आए हो? जवाब दो। तुम्हें पता है इस हवेली के दीवारों में कितने राज छिपे हुए हैं? मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं उलझूंगा। मैंने सवाल किया है, बताओ किसने भेजा तुम्हें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे हर पल का हिसाब लूंगा। वक्त का हिसाब तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन सच कहूं, वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब उसे समझा नहीं जाता। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। अपना आखिरी पल सोच समझकर बिताओ। शायद तुम्हें अपने वक्त का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना चाहिए था। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें और समय नहीं दूंगा। ये आखिरी मौका है। बताओ कौन है तुम्हारे पीछे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी क्रूरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है? तो तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, पर तुम्हें कैसे मारूं? कोई बात नहीं। तू क्या लाया था मुझे मारने के लिए? केरोसिन। क्यों ना तुझे उसी से जला दूं। बाकियों को मैंने अपने स्टाइल से मारा है, मगर मैं चाहता हूं कि तू मेरे सामने चीखे, फिर तुझे एहसास होगा मेरी ताकत के बारे में। तुम्हारे पास ताकत कहां से आती है? तुम तो सिर्फ हड्डियां खाते हो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ताकतवर हो। बड़ी अफसोस की बात है। हाँ, अफसोस तो अब तुम्हें होगा। बहुत अफसोस होगा तुम्हें। जब इस आग में जलकर मरोगे तब तुम्हें अफसोस होगा कि तुम मुझे मारने क्यों आए थे। ये रहा केरोसिन, तुम्हें इससे नहला देता हूं। अब ये माचिस। वैसे यहाँ इतनी ठंड है कि अगर मुझे आग में जलने को मिल जाए तो मुझे बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो ठीक है, तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये देख, ये पुराने सड़े हुए पर्दे देख रहे हो। अब मैं इसमें आग लगा दूंगा और तुम जलकर राख हो जाओगे। मुझे लगा था कि तुम इस पल का जश्न मनाओगे, मगर तुम तो सो गए। अब कुछ देर में तुम्हारा ये शरीर जलकर राख हो जाएगा, मगर मुझे पता करना होगा कि तुम्हें यहां किसने भेजा। कौन है वो? हेलो, हेलो,
It's me. सीजन 4 यहीं पर समाप्त हुआ है, लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। आगे की कहानी अगले सीजन में दिखाई जाएगी। जल्द ही हम अगला सीजन रिलीज करेंगे।